जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो वन वीडियो की सीरीज़ जो चल रही है, उसमें मैं आज हिंदी का पहला टॉपिक भाषा को कवर करूँगा। भाषा से हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं सारे आपको वाइट बोर्ड पे नोट कराऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में जो भाषा से जो संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आप नोट कर लेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनें और अपनी कॉपी में नोट करें। और ये हिंदी का पहला टॉपिक है और आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी सारे टॉपिक कवर करूँगा जो आपके सिलेबस में रहेंगे। वो सारे टॉपिक एक एक करके मैं कवर कर लूँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको अच्छे से नोट करेंगे। और आने वाली वीडियोज़ के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वन वीडियो की सीरीज़ वाली सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। तो मैं बात करता हूँ आगे। तो इसमें क्या है, जैसे भाषा की बात करेंगे हम। भाषा क्या है, भाषा की बात करें, भाषा हमारे क्षेत्रीय क्षेत्र में बोली जाती है, एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। एक ऐसी भाषा भी होती है जिसका मानकीकरण हुआ होता है, व्याकरण सम्मत होती है, ठीक है, और उसमें वैज्ञानिकरण होता है। एक ऐसी भाषा होती है जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जिसका एक सीमित क्षेत्र होता है। तो उन सब के बारे में जितने भी हमारे टॉपिक बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड डिस्कस करना है। तो मैं बात करता हूँ पहले भाषा की। भाषा क्या है, भाषा शब्द का उदय संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। तो मैं टॉपिक वाइज आपको नोट कराते चल रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, हमारा नोट करना। तो नोट कर लेंगे हम पहले। भाषा शब्द का उदय संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। तो भाषा शब्द का उदय क्या कहाँ से हुआ है, संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। अब अगर हम कुल भाषाओं की बात करें, पूरे संसार में कुल भाषाओं की बात करें, तो पूरे संसार में 7111 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, कुल भाषाएं जो हैं 7111। कितने, पूरे संसार में इतनी भाषाएं मानी जाती हैं। पूरे संसार में, ठीक है। अगर बात करें हम भारत में कि भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो भारत में अगर भाषाओं की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 प्रमुख भाषाएं हैं और 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो इसको भी लिख लो आप। भारत में कुल भाषाएं 121 भाषाएं हैं। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी, 121 भाषाएं हैं और 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं।
इससे क्या समझ में आया आपको? भारत में जो कुल भाषाएं हैं वो 2011 का जो डाटा है हमारे पास, उसके अनुसार कुल 121 भाषाएं हैं, और उसमें 121 भाषाओं में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। अनुसूचित का मतलब है संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उनमें 22 भाषाएं वर्णित हैं। अब बात कर लेते हैं, 22 भाषाएं मतलब मान्यता प्राप्त हैं। अब बात कर लेते हैं कि बोली क्या होती है। बोली जो भाषा में आता है वो बोली क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है जिसका क्षेत्र सीमित होता है, बोली जाती है। एक छोटा क्षेत्र होता है, जैसे हमारे घर परिवार या गांव देहात में जो बोली जाती है वो क्या होती है? बोली होती है। इसका क्या होता है? व्याकरण का अभाव होता है। इसमें व्याकरण संबंध नहीं होती है। हमारे गांव क्षेत्र के घर के परिवार की जो बोली होती है वो व्याकरण संबंध नहीं होती है। इसमें वैज्ञानिकरण का अभाव होता है, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं इसमें, ये तो है, और इसमें लिपि का भी अभाव होता है। तो बोली में जो पॉइंट हैं वो मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, आप नोट कर लेंगे। बोली में एक हेडिंग बना लेंगे, बोली। और बोली से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी भी विशेषताएं वो नोट करेंगे। तो बोली क्या होती है? स्थानीय बोलचाल की भाषा होती है। क्या होती है? स्थानीय बोल चाल की भाषा होती है। ये स्थानीय बोलचाल की भाषा होती है। दूसरा क्या है? इसमें छोटा क्षेत्र होता है। इस नंबर डाल लेंगे। दूसरा, छोटा क्षेत्र होता है। जैसे घर परिवार या गांव, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। इसमें मान लो गांव हो गया और जिला तक सीमित कर दो इसे, जिले तक रहता है, मतलब इतना क्षेत्र आ जाता है, जिले तक हो जाता है। तो ये बोली, जैसे हम अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं तो बोली चेंज हो जाती है लोगों की, तो वही ये बोली है। इसमें क्या होगा? इसमें व्याकरण का अभाव होगा। तीसरा पॉइंट लिख लो, व्याकरण का अभाव। चौथा, इसमें देशज शब्दों का प्रयोग होगा। देशज शब्दों का प्रयोग। और पांचवा क्या होगा? लिपि का अभाव होगा, लिपिबद्ध नहीं होगी ये। वैज्ञानिकरण नहीं होगा इसका। क्या नहीं होगा? वैज्ञानिकरण नहीं होगा। वैज्ञानिकरण का अभाव होगा। तो ये इससे बोली से इतने टॉपिक बन जाते हैं। वैज्ञानिकरण का अभाव हुआ, लिपि का अभाव होगा, व्याकरण संबंध नहीं होगी, देशज शब्दों का प्रयोग होगा। इसमें ये सीमित क्षेत्र तक होती है। इसमें आपका घर परिवार गांव क्षेत्र जिला तक आ जाता है, इतना क्षेत्र सीमित होता है इसका। तो ये मैं मानता हूँ बोली से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बोली क्या होती है। अब बोली हो गई है। अब मैं दूसरा टॉपिक लूँगा, विभाषा। क्या रहेगा इसमें? विभाषा क्या होता है? इसका थोड़ा सा ज़िले से थोड़ा बड़ा क्षेत्र हो जाता है। विभाषा में आपको क्या मिल जाएगा? थोड़ा व्यापक क्षेत्र मिल जाएगा, 4-5 जिले जैसे मान लो, या एक स्टेट भी मान लो, ठीक है। इतना क्षेत्र हो जाएगा। इसमें आपको क्या है? विभाषा में आपको साहित्यिक रचनाएं मिल जाएंगी। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल जाएंगी, समृद्ध शब्दावली मिल जाएगी। इसकी लिपि निश्चित नहीं होती है। इसमें व्याकरण का अभाव होता है और वैज्ञानिक शब्दावली का भी अभाव होता है। तो मैं क्या लिखवा रहा था? विभाषा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, विभाषा। विभाषा में मैंने क्या क्या बोला? ये जो इसका क्षेत्र रहेगा, इसका थोड़ा व्यापक क्षेत्र रहेगा। कितना व्यापक क्षेत्र रहेगा इसका? टॉपिक 1 लिख लो, 2 में लिख लो, इसमें साहित्यिक
रचनाएं मिलेंगी। अच्छा, बोली में अगर मैंने ना लिखवाया हो तो लिख लेना, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने मिटा दिया। बोली में क्या होता है, साहित्यिक रचनाओं का अभाव होता है, साहित्यिक रचनाएं नहीं होती बोली में, लिख लेना अगर नहीं लिखवाया हो, मैंने मिटा दिया और मुझे ध्यान भी नहीं है कि लिखाया था नहीं लिखवाया था। तो साहित्यिक रचनाएं मिलेंगी आपको इसमें, किसमें, विभाषा में। इसमें साहित्यिक रचनाएं मिल जाती हैं। इसकी एक समृद्ध शब्दावली भी होती है, और दूसरा क्या होता है कि इसमें लिपि निश्चित नहीं होती। क्या होता, लिपि निश्चित नहीं होती। तो ये तीसरा लिख लो, इसमें लिपि निश्चित नहीं होती, समृद्ध शब्दावली होती है, लेकिन समृद्ध शब्दावली होती है। इसमें आपको व्यापक क्षेत्र मिल जाएगा, साहित्यिक रचनाएं मिलेंगी, लिपि निश्चित नहीं होती है, समृद्ध शब्दावली होती है, और एक चीज़ और है इसमें, वैज्ञानिक शब्दावली का लेकिन इसमें क्या रहता है, अभाव रहता है। वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव क्यों रहता है, क्योंकि इसकी लिपि निश्चित नहीं होती है, ये व्याकरण सम्मत नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होता है इसमें, वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिकरण इसका नहीं होता है, मतलब वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है इसमें, ऐसे लिख दो, वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है। तो इसमें इतने हो गए, ये विभाषा होती है। इसमें इसका क्षेत्र तो व्यापक होता है, लेकिन क्या होता है, ये व्याकरण सम्मत नहीं होती, लिपि नहीं होती, लिपि का अभाव रहता है, वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है, और इसमें साहित्यिक रचनाएं मिल जाती हैं। अब मैं तीसरा टॉपिक जो है उसकी बात करूँगा, इसको नोट कर लेंगे आप। और विभाषा के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है, जिसका पूर्णतः मानकीकरण हुआ होता है। तो हेडिंग डाल लेंगे है मानक भाषा। मानक भाषा में क्या होगा, ये लिपिबद्ध होगी, लिपिबद्ध होगी, पहला। दूसरा, व्याकरण सम्मत होगी, व्याकरण संबंध होगी, और क्या होगा, वैज्ञानिक शब्दावली होगी, शब्दावली होगी, व्यापक क्षेत्र होगा, व्यापक क्षेत्र में आप राज्य ले लेंगे, देश ले लेंगे, ठीक है। और क्या टॉपिक रह गया, लिखित हो गई, व्याकरण हो गई, वैज्ञानिक हो गई, व्यापक क्षेत्र हो गया, और एक और साहित्यिक, साहित्य भी मिलेगा, साहित्यिक रचनाएं भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे मानक भाषा की। मानक भाषा क्या होगा, उसका पूरा मानकीकरण हुआ होगा, व्याकरण सम्मत होगी, लिपि भी होगी, ठीक है, साहित्यिक रचनाएं भी होंगी, वैज्ञानिक शब्दावली भी होगी, सब कुछ होगा किसमें, हमारी मानक भाषा में होगा। वो सब किस में होगा, हमारा मानक भाषा में होगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ा भाषा के बारे में, भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने बोली देखा, बोली में क्या होता है, अभी मैं तीनों को एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको। बोली क्या होती है, एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा में जो हम भाषा बोलते हैं, हमारे गांव, क्षेत्र, देहात या ज़िले तक जो बोली बोली जाती है वह सीमित होती है, सही है। इसमें छोटा क्षेत्र होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, घर परिवार, सही है, और घर परिवार, गांव, देहात, ज़िले तक पहुंच जाते हैं इसमें हम,
इसमें क्या होता है, व्याकरण का अभाव होता है, ये लिपिबद्ध नहीं होती है, ठीक है, और वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है बोली में। अब आ जाते हैं विभाषा पे। विभाषा क्या होगी, विभाषा में व्यापक क्षेत्र होगा, ठीक है, एक स्टेट वगैरह या 2 स्टेट 3 स्टेट ऐसा होगा। इसमें साहित्यिक रचनाएं मिल जाती हैं आपको, विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन लिपि का अभाव होता है और ये व्याकरण सम्मत नहीं होती है, और वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव होता है, लेकिन रचनाएं मिल जाती हैं। जैसे कि अगर बात करें हम ब्रजभाषा का, तो ब्रजभाषा क्या है, एक विभाषा है, तो उसमें आपको रचनाएं मिल जाती हैं, ठीक है, एक उसका व्यापक क्षेत्र था पहले मथुरा वगैरह में, लेकिन अभी भी वहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है काफ़ी क्षेत्रों में, ठीक है, और समझी भी जाती है। अब तीसरा हमने क्या बात करी, मानक भाषा। मानक भाषा में क्या है, आपका व्याकरण सम्मत होगी, लिपिबद्ध होगी, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होगा, ठीक है, और इसका एक व्यापक क्षेत्र होगा जो राज्य देश तक सीमित होगा, देशों में विदेशों में सब में एक भाषा मतलब मानक भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये नोट कर लेना, नोट कर लेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बोली की, जो है वो कुल 17 बोलियाँ हैं। बोली कितनी हैं, अभी जो काउंट करते हैं बोलियाँ, बोलियाँ कितनी हैं, 17 बोलियाँ हैं भारत में, 17 बोलियाँ हैं, और जिसमें बोलियों में 2 भाषाएं, खड़ी बोली और कौरवी बोली को इन 17 भाषाओं में इंक्लूड किया गया है। किसको, कौरवी और खड़ी बोली। कौरवी बोली और खड़ी बोली जो है इन 17 बोलियों में आती हैं, ठीक है, इन 17 भाषाओं में आ जाएंगी वो। उसके बाद एक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भी आती है, ठीक है, उसको भी लिख लो इनमें 17 बोलियों में, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। अब बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या होता है, जो भाषा राज्य के कामकाज में प्रयोग की जाती हो उसे क्या कहेंगे हम, राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, और राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, उसमें हमारी संस्कृति और भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा हर थोड़ा सा क्षेत्र बदलने पे भाषा बदल जाती है। तो अगर कोई एक भाषा है तो वहाँ उस देश की वो राष्ट्रभाषा बन जाती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हर 50 किलोमीटर पे आपको भाषा चेंज मिल जाएगी। तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो इसको नोट कर लो। देखो, राजभाषा का मतलब होता है राज्य के कामकाज की भाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा। इसमें क्या होता है, हमारा सांस्कृतिक और भावना जुड़ी हुई होती है, ठीक, और भावना जुड़ी होती हैं राष्ट्रभाषा से। एक टॉपिक और लिख लो, भारत की कोई, भारत संघ की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इतना नोट कर लिया आपने कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा या राज्य के कामकाज की भाषा, ठीक है। अब क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजभाषाएं भी होती हैं, जैसे कि हमारे देश में है। हमारे देश में क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कामकाज की भाषाएं होती हैं, राजभाषा। मतलब एक राज्य में
एक से अधिक सरकारी कामकाज की भाषा हो सकती है। मैं कुछ राज्य के लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये नोट कर लेना। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश की सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? एक तो हिंदी है और दूसरी उर्दू है, ठीक है, हिंदी है, उर्दू है। अब जैसे केरल की बात कर ले, केरल की क्या है? केरल की मलयालम है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल की क्या है? बंगाली है। पश्चिमी बंगाल की, और इसकी हो गई, एक और लिख लो, उड़ीसा की क्या है? उड़िया है। और उत्तराखंड की हिंदी है और संस्कृत है। ये हो गई। अब एक और लिख लो स्टेट, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। छठे नंबर पे लिख लो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कितनी राजभाषाएं हैं? जम्मू कश्मीर की जो राजभाषाएं हैं वो 5 राजभाषाएं हैं। 5 राजभाषाओं में आ जाएगी डोगरी, कश्मीरी, मैं लिख रहा हूँ, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू। डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और उर्दू, और कौन सी बच रही है? डोगरी हो गई, कश्मीरी हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, और हाँ, अंग्रेजी। ये 5 राजभाषाएं हैं जम्मू कश्मीर की। तो अगर जैसे ये राजभाषाएं हैं तो इसमें क्या है? सरकारी कामकाज की भाषाएं हैं। अब आप कुछ भी सरकारी पत्राचार करना चाहते हैं तो आप इन भाषाओं में कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं आपने इस भाषा में लिख के क्यों दिया है। तो ये सरकारी कामकाज की भाषाएं होती हैं, या सरकारी डिपार्टमेंट से आप मांग कर सकते हैं कि मुझे जो है उर्दू में चाहिए या हिंदी में चाहिए, कुछ भी पत्र या पत्राचार का माध्यम, ये चीज़ होती है, ठीक है। एक चीज़ और है कि भारत संघ की जो राजभाषा है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आ जाता है इम्पोर्टेंट चीज़, जो अब मैं बताऊंगा वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? भारत संघ की राजभाषा। तो भारत संघ की हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसमें बताया गया कि हमारे भारत संघ की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। लेकिन अंग्रेजी का प्रचलन 15 साल तक, संविधान लागू होने के 15 साल तक लागू रहेगा। उसके बाद सिर्फ हमारे देश की राजभाषा या संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। लेकिन क्या हुआ, ये कितने तक थी लागू? 15 साल तक। लेकिन क्या हुआ, 15 साल से पहले ही, 15 साल से 2 साल पहले, कितना हो जाएगा, 15, इसमें 15 ऐड करेंगे 65 पे पहुँचेंगे, 65 तक लागू थी ये, ठीक है। मतलब ये 26 जनवरी
1965 तक लागू थी ये। लेकिन क्या होता है कि एक राजभाषा अधिनियम आता है। राजभाषा अधिनियम कब आता है ये? 1963 में। 63 में राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो क्या है कि भारत संघ की राजभाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी थी, लेकिन अंग्रेजी को 26 जनवरी 1950 से 15 साल तक के लिए लागू किया गया था कि ये जो है अंग्रेजी 15 सालों तक लागू रहेगी, उसके बाद में हम राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या हुआ, 2 साल पहले ही 1965 से 2 साल पहले हुई राजभाषा अधिनियम लाया गया 1963 में, और उसके तहत अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए अंग्रेजी आज भी प्रचलन में है। ज़्यादातर सरकारी कार्य हमें कुछ भी नोटिस वगैरह या कुछ भी मिलते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा में ही मिलते हैं। हिंदी का प्रचलन बहुत कम होता है। स्टेट जब सेंटर से अगर किसी पर पत्राचार करते हैं तो वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही पत्राचार करते हैं। एक स्टेट दूसरे स्टेट से करता है तो वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही करते हैं, या और स्टेट में जैसे होता है तो वहाँ हिंदी वगैरह में चलता है। लेकिन ज़्यादातर अब क्या है, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का ही प्रचलन है। तो भारत की ये तो हो गया। अब भारत की हमारी कोई राष्ट्रभाषा तो है नहीं जिससे हमारा सांस्कृतिक और भावनात्मक भावनात्मक जुड़ाव होता है। ठीक है, तो इतना हो गया, ये इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक चीज़ और नोट कर लो, भाषा का स्वरूप जो होता है, भाषा का स्वरूप क्या होता है ये आप नोट कर लेना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। भाषा क्या होती है ये चीज़ लिख लो आप। भाषा जो होती है, एक होती है मौखिक और दूसरी होती है क्या, लिखित। इसमें विचारों का आदान प्रदान बोल के किया जाता है और इसमें जो शब्द होते हैं उनको लिपिबद्ध किया जाता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है। इसमें विचारों मतलब शब्दों का प्रयोग लिपिबद्ध किया जाता है। इसमें क्या करा जाएगा, शब्दों का प्रयोग जो होगा वो लिपिबद्ध किया जाएगा। और इसमें विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है, जो क्या रहेगा, ध्वनि के आधार पे। चलो वो मत लिखो। और इसमें क्या होगा कि लिखित रूप में ध्वनि को निश्चित रूप में लिखना होता है। इसमें क्या है, विचारों को या ध्वनि को निश्चित रूप में क्या होता है, लिखना होता है या लिपिबद्ध किया जाता है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, भाषा का जो स्वरूप होता है वो मौखिक और लिखित होता है। अब कुछ भाषाओं की विशेषताएं लिख लो। अब विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं भाषा की। भाषा क्या होता है, एक ये क्या है, ये समाज में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, समाज में बोली जाती है, विचारों का आदान प्रदान होता है मौखिक रूप से, लिखित रूप में। तो क्या है, ये सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है, सामाजिक
संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति हो गई है। भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है, ये पैतृक तो है नहीं, क्योंकि पहले भी लोग बोल रहे थे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, पैतृक नहीं है ये, मतलब पैतृक संपत्ति नहीं है। इसको पैतृक संपत्ति नहीं है। और भाषा की अपनी एक जो है वो निश्चित सीमा होती है। क्या होती है, सीमा होती है। भाषा की अपनी एक निश्चित सीमा होती है। एक निश्चित सीमा हो जाएगी। और क्या क्या बन सकते हैं इसमें, एक चीज़ होती है, भाषा जो है सदैव परिवर्तित होती है। परिवर्तित कैसी होती है, समय समय पे शब्दों का प्रचलन जो है चेंज होता जाता है, सदैव परिवर्तित होती है। सदैव परिवर्तित होगी ये, ठीक है। और भाषा जो है एक चीज़ और है, भाषा क्या है, आप सीखते हैं, सीखते ही तो हैं। तो भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। तो ये भाषा से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और ये भाषा से संबंधित जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा, क्योंकि जो मैं वन टॉपिक वन वीडियो की जो सीरीज़ चला रहा हूँ, अब मैं वीडियोस जो हैं वो बहुत जल्दी लाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पे प्राप्त हो जाए। आपके सारे टॉपिक्स भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई के लिए कवर हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी